हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोइल साइंस के एक टॉपिक के बारे में जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स। देखो बेसिकली हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स से वो प्रभावित होती है। अगर हम एक ब्रॉड वे में बोलें तो हम मेजरली 8 तरीके के फैक्टर्स को याद रख सकते हैं जो कि क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ सोइल कैसी है। अब अगर हम इसमें बात करें तो कोर्स टेक्सचर जो सोइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्रॉप प्लांट के लिए फाइन टेक्सचर वाली सोइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम देखने को मिलती है। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो ये वेल नोन फैक्ट है कि जहाँ पर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लांट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोल्यूबलाइज फॉर्म में अपटेक किए जाते हैं। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सोल्यूबलाइज फॉर्म में होंगे और प्लांट्स के द्वारा ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये मॉइस्चर कंटेंट हो गया कि ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो अवेलेबिलिटी कम होगी। फिर हमारा आता है एक्शन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर डीप रूटेड प्लांट जो हैं और शैलो रूटेड जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। ग्रोइंग प्लांट्स का नेचर कैसा है। कुछ क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो अपनी इनिशियल स्टेज में ही सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर लेते हैं। फिर हमारा आता है एक्शन ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जब सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो डाउट हमारी सोइल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी सोइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को अपटेक किया जाता है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग साइकिल है कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई होंगे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो वो डिकम्पोज होकर वापस सोइल में न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी सोइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को अपटेक किया जाता है। फिर आते हैं एड्जॉर्प्शन बाय कोलोइडल कॉम्प्लेक्स। सोइल में किस तरीके से आयंस का कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कितने आयन कोलोइडल कॉम्प्लेक्स के द्वारा एड्जॉर्ब किए जाते हैं और कितने लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू नीचे चले जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सोइल में एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स हैं कितने। नेक्स्ट आती है लीचिंग। देखो लीचिंग और मॉइस्चर कंटेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, पर लीचिंग क्या है? लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको, जैसे सपोज़ कि ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बहुत ज़्यादा पानी आया तो पानी की वजह से जो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट थे वो यहाँ पानी में सॉल्युबलाइज होके और नीचे की सरफेस पर चले जाते हैं, उन सरफेस पर जहाँ पर प्लांट्स को जो आयंस या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग, यानी कि पानी में घुल के न्यूट्रिएंट्स का नीचे की सरफेसेस में चले जाना जो कि प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल बन जाएं, दैट इज लीचिंग। तो लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, वो कम हो जाएगी। सीज़न भी वेरी करता है। बेसिकली वार्मर सीजन के कंपैरिजन में कूलर सीजन में हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी चेंज देखी जाती है। फिर आता है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अफेक्ट करती हैं न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो जैसे टाइप ऑफ सोइल है तो आपको पता है कि किन्हीं भी दो जगह की सोइल और किन्हीं भी दो प्रकार की सोइल का कंपोजिशन और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कभी भी सेम नहीं होगी। वो उनके पार्टिकल की साइज़, वो कोर्स टेक्सचर्ड है, वो फाइन टेक्सचर्ड है, उनके बीच में एयर स्पेस कितना है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। जैसा कि हमने पढ़ा सोइल में जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूबलाइज फॉर्म में आने लगेंगे। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। तो देखो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बेसिकली नॉन क्रॉप्ड सोइल में ज़्यादा देखने को मिलती है क्रॉप्ड सोइल के कंपैरिजन में, क्योंकि जहाँ ऐसा प्लेस, ऐसी सोइल जहाँ पर क्रॉपिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पर किसी भी क्रॉप प्लांट के द्वारा वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं किया गया है। जबकि क्रॉप्ड जो सोइल है, यानी कि ऐसी सोइल जहाँ पर फसलें उगा रखी हैं, तो वो जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो अपटेक कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को डे बाय डे। तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो नॉन क्रॉप्ड सोइल में, ऐसी सोइल जहाँ पर फसलें नहीं उगा रखी, वहाँ पर ज़्यादा होती है कंपेयर देन क्रॉप्ड सोइल। और क्रॉप सोइल में अगर हम बात करें तो यूजुअली बिगनिंग में हाई होती है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और शुरू में जब क्रॉप लेने लग जाती है न्यूट्रिएंट्स को तो उसके बाद सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोइंग सीजन के बिगनिंग में ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए कंपेयर देन द एंड ऑफ द सीजन। नेक्स्ट हमारा
आता है एक्शन ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में। लीचिंग में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम का लॉस देखने को मिलता है, और ये रिड्यूस ही करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, क्योंकि सोइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स अगर पानी में घुल के ज़मीन की ऐसी निचली सतहों पर जाते हैं जहाँ पर वो क्रॉप प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, इट मीन्स कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। सीजन की बात करें तो जैसे सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेनफॉल वाले टाइम पर अगर ज़्यादा रेनफॉल हो गई तो लीचिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी जुलाई अगस्त के मंथ में, और अगर कम या सफिशिएंट मात्रा में हुई है तो वो मॉइस्चर को इंक्रीज करके अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये रिलेशनशिप शो करता है बहुत सारे सोयल सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं। देखो यहाँ पर हमने बोला है कि डायनामिक सोयल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में रिलेशनशिप शो करता है। डायनामिक सोयल सिस्टम का मतलब ये है कि ये सोयल सिस्टम जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये डे बाय डे चलता रहेगा, ये गतिशील तरीके का है, यानी कि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे उनके द्वारा सोइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को लिया जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाएगा, फिर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड होंगे तो वापस सोयल सॉल्यूशन में चले जाएंगे और डिकम्पोज होकर वापस से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो ये एक हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो है। जैसे कि सोइल सॉल्यूशन जो है उसमें से एयर रिलीज होती है, सोइल में वापस जाती है, प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट अपटेक किए जाते हैं, फिर वही प्लांट पार्ट्स वापस सोइल में मिलते हैं तो वो सोइल सॉल्यूशन में फिर चले जाते हैं। रेनफॉल के थ्रू जो पर्टिकुलर वाटर है वो सोइल में जाता है, जबकि इवेपोरेशन के थ्रू वो वापस बाहर आता है। समराइज करें फैक्टर्स को तो बेसिकली सोइल की स्ट्रक्चर, सोइल का टेक्सचर, सोइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन, सोइल में प्रेजेंट मॉइस्चर, टेम्परेचर, सीजन, क्रॉप कौन सी है, क्रॉप को कौन सी सीजन में लगाया गया है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को क्रॉप्स के लिए। ये डिसाइड करते हैं, जैसे सोइल स्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छी है या सोइल टेक्सचर बहुत अच्छा है। सोइल टेक्सचर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को। तो सोइल टेक्सचर अगर किसी क्रॉप का बहुत अच्छा है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी।